डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्पेशल केस दिखाता हूं और ये देखकर आपको बड़ा अजीब लगेगा। देखिए, सबसे पहले ये एक एक्सरे देखिए। ये एक्सरे दिखने में तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये एक मोटी सी चीज क्या है नीचे लेफ्ट लोअर साइड में। ये देखिए, ये नीचे लेफ्ट लोअर साइड में ये एक मोटी सी चीज क्या है। बेसिकली जब ये एक्सरे मेरे पास होकर आया तो मैंने पेशेंट से पूछा कि ये क्या आपके पॉकेट में कोई चीज रखी हुई थी? तो उसने बोला नहीं डॉक्टर साहब, उन्होंने एक्सरे मेरी शर्ट उतार कर किया था और कहीं कोई पॉकेट में चीज नहीं रखी हुई थी। लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप ये एक्सरे एक और रिपीट कराओ। जब उन्होंने एक्सरे रिपीट कराया तो ये सेम मोटी सी एक चीज लेफ्ट लोअर साइड में फिर से देखने को मिली। अब ये इतनी बड़ी थी तो थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये क्या है, ये कोई ट्यूमर है या कोई कैंसर है या कोई आर्टिफैक्ट है, क्या है ये। मैंने पेशेंट को बोला कि आप एक सीटी स्कैन कराओ। वो सीटी स्कैन कराकर लेकर आए। सीटी स्कैन में भी सेम चीज आई। मैं आपको इनका सीटी स्कैन भी दिखाता हूं। आप ये सीटी स्कैन देखिए। सीटी स्कैन में भी आपको ये चीज दिखाई देगी। देखिए, जहां मेरी फिंगर जा रही है आप यहां देखिए, यहां भी आपको ये चीज दिखाई देगी। ये क्या चीज है? बेसिकली सीटी स्कैन जब होकर आया तो सीटी स्कैन में उन्होंने कमेंट किया कि ये एक कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा है। ये एक कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा है। अभी कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा क्या होता है? कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा वो चीज है जब किसी भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बाद वो हीलिंग हो जाता है और वहां कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और कैल्सिफिकेशन होने के बाद में वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाती है। अब ये किसी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी हो सकता है और ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली इस केस में ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से था जो कि हील हो गया और उसके बाद कोई सिम्टम्स नहीं। लेकिन इसमें कमाल की बात यह है कि पेशेंट ने ना तो कभी कोई हिस्ट्री ली, पास हिस्ट्री ट्यूबरक्लोसिस की, ना किसी और डिजीज की या सिम्टम्स की हिस्ट्री दी उसने, और ना ही उसने बताया कि घर में या फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा बन गया इतना बड़ा, उसको टीबी थी, कैविटी थी, वो हील भी हो गया और उसे पता नहीं चला, और पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक, कोई कंप्लेन नहीं। अब सवाल यह है कि अगर पेशेंट ठीक है तो इसमें दिक्कत क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्रेनुलोमा बनने का मतलब यह है कि प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है, प्राइमरी इन्फेक्शन ऑलरेडी उसको है या था। अब या तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, पहली बात। दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि उसका इतना पार्ट लंग्स का डिस्ट्रॉय हो गया है। अब अगर लंग का इतना पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है तो फिर उसका जो लंग कैपेसिटी है या लंग के काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो गई है। और अगर मान लीजिए ये प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकता है तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी भी हो सकता है। और अगर ये किसी और वजह से बना ग्रेनुलोमा, किसी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से बना या किसी और वजह से बना, तो इसका मतलब ये है कि अभी डिजीज शरीर में है और वो कभी भी रिलैप्स हो सकती है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि हम लोग अपनी रूटीन इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते, हम लोग रूटीन मेडिकल टेस्ट नहीं कराते, हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स नहीं करवाते, और हमें चीजों का पता नहीं चलता। और हम जब हमें चीजों का पता चलता है तब काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए इसको मैं इस तरीके से कंक्लूड करूंगा कि इससे पहले कि हमें ये इस तरीके से इंसिडेंटली पता चले कि भाई ये हमें मिला है और अब हमें इसका कारण ढूंढना है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, उसे बचाना है, हम अपने सारे रूटीन इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप समय पर कराते रहें। अब वो जमाना नहीं है कि हम जो है सिम्टम्स सुनकर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके दवा लिखें और मरीज ठीक हो जाए। अब वो टाइम है कि अब मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, तरह तरह के बहुत ही स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन आ गए हैं, बहुत एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं, बहुत एक्यूरेट हमें जो है डायग्नोसिस बन जाती है। तो हम अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल चेकअप समय समय पर कराएं, उनको अवॉइड न करें। और खास तौर से स्पेशली जब आप 30 साल से ऊपर के हैं तो हर साल 2 साल में एक बार अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन, रूटीन मेडिकल चेकअप जरूर कराते रहें। थैंक यू।